हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो सीबीएसई की तरफ से आपको सैम्पल पेपर मिला है ना, अभी जो आपके पास ये सेशन 2022 टू 23 है उसके लिए, तो आज मैं उसका स्टैंडर्ड वाला मैथ्स का पेपर आपको कराने वाली हूँ। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसके हमने 2 सेक्शंस कर लिए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है और जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आज हम इसका पहले केस स्टडी वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास वो सेक्शन है, सेक्शन ई। वैसे तो सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है बट केस स्टडी इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है ना इसका। तो पहले इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, 36, 37 और 38। पहले आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे इस केस स्टडी में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको पूरे सॉल्व करने हैं। तो ये पूरी एक केस स्टडी है आपके पास। यहाँ पर ये फिगर उसकी दे रखी है और उससे रिलेटेड ही ये फिगर दे रखी है। देखो, पूरी केस स्टडी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन है हमारे को यहाँ पर फिगर समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले तो ये बाकी की ज़रूर आप रीड कर लेना कि ऊपर क्या लिखा है। मेन हमारी ये फिगर है, इससे हमारे जो ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ कह रहा है यूज़ द अबव फिगर, मतलब फिगर का ये यूज़ करना है, ऊपर का तो कुछ काम का है नहीं वो, ठीक है। टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। बी और एफ, अगर हम इस फिगर में वो पॉइंट्स देखें अपने, तो मेरे को बी पॉइंट ये दिख रहा है, ये रहा, मार्क किया मैंने ब्लू से, ठीक है। और अगर मैं अपना एफ पॉइंट देखूं तो ये रहा। तो कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट, इससे जो अगर मैं ये डॉटेड वाली लाइन बना दूं, ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, मुझे इसकी लेंथ बतानी है। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस बताना है ना। तो एफ और बी के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो ईजिली डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। और आपको ये पता भी चल गया होगा कि कौन से चैप्टर की केस स्टडी है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ के कोऑर्डिनेट्स मेरे को कैसे मिलेंगे। यहाँ पर देखो ये 9 पे है तो वाई की वैल्यू 9 हो गई, और इसको नीचे तक ले जाओ तो ये -2, तो -2 और 9 आ गया। ऐसी बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो, ये है ना बी, तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 2 है। बिल्कुल ध्यान से फिगर को स्टडी करना है। तो अब बस इनके बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है ना। तो चलो फर्स्ट पार्ट फिर हम यहाँ पर कर देते हैं अपना। तो मैंने वो लाइन सिर्फ ड्रॉ कर ली है, पूरी फिगर नहीं ड्रॉ की है। बी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 है और एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -2 और 9 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाती हूँ, तो वो क्या होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 आपके पास, और 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को प्लस कर दो 58 यूनिट्स। ये आपका आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर बनाएंगे यहाँ पर WXOP। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। सबसे पहले तो ये WXOP ढूंढ लेते हैं कहाँ का है। ये रहा मेरा W, ये रहा मेरा X, और ये रहा मेरा O, और ये रहा मेरा P। ये है पूरा, जिसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट करूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है, देख के ही पता चल रहा है ये तो मेरा रेक्टेंगल है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ही तो टाइप है रेक्टेंगल, तो ये मेरा रेक्टेंगल है। अब मुझे यहाँ कह रहा है जो इसका सेंटर होगा ना जेड, उस जेड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहली बात ना, आपको रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस फिगर को ना यहाँ पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेती हूँ मैं यहाँ पर, W के, X के, P के और O के, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल अच्छे से पता होनी चाहिए। एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल पे, एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, ताकि अच्छे से आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ। साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम इसकी वीडियो भी बनी हुई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार कोऑर्डिनेट्स देख लूँ मैं यहाँ पर जल्दी से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगर हम W देखें तो यहाँ पर -6 है, और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगी तो ये 2 है, तो -6 और 2 आ जाएगा। अगर X की कोऑर्डिनेट देखें, ये तो X एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो -4 और 0 होगा। P के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ तो मुझे -11 दिख रहा है, सॉरी 11 दिख रहा है, और इसको नीचे तक लेके जाऊंगी तो ये 3 हो जाएगा। देन O के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो यहाँ मुझे 9 दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे तक लेके जाऊंगी तो 5 हो जाएगा, तो 5 और 9। अब एक ये रेक्टेंगल ना मैं आगे बना लेती हूँ क्योंकि इस फिगर में तो थोड़ा समझ सा नहीं आएगा, है ना। तो इसको ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे वो फिगर बनी हुई थी वहाँ पर।
नाम भी सेम वही वैसे ही दे रही हूँ, कोई चेंज नहीं कर रही, WXPU। कोऑर्डिनेट्स भी वही लिख रही हूँ जो अभी मैंने पीछे फाइंड किया, आपको बता दिया है मैंने कि कैसे फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो -6 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर -4 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा था कि जो इसका सेंटर है ये Z, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा इजीली। किसी भी एक में लगा दो, WO के साथ लगाओ या XP के साथ लगाओ, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं WO के साथ लगाती हूँ तो x1 + x2 होता है ना, x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2, बस निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास Z आ जाएगा कितना, -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 11/2। ये लो निकल गए। आप चाहो तो इसे x और p से भी निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मेन है इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको क्वाड्रिलेटरल की। क्लियर, चलिए अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। ए और जी से आपके पास एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो इक्यू डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं ए यहाँ पर देखूँ तो ये है मेरे पास, और जी देखूँ तो ये है, इनके यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले लो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लगभग सारे ही अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको क्यू डैश ले लेते हैं। ठीक है, वैसे क्यू कोई दे रखा है पॉइंट, आपको ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो। हाँ ये रहा क्यू हैगा, नहीं लेना, क्यू डैश ले लेते हैं। तो अगर मैं जी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ यहाँ पर, तो जी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ 4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर -2 है और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ क्यू डैश जो है वो कह रहा था वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे तो एक्स तो आपका 0 होगा और यहाँ पर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये फिगर में मत सोचना कि ये तो वाई एक्सिस पे नहीं बनना, वो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ड्रॉ की है। तो अगर हम अपनी मेन फिगर यहाँ पर बनाए ना, तो फिगर एग्जैक्टली वो ऐसे है कि जो वो एक लाइन है आपके पास ए और जी, इसके बीच में एक पॉइंट है कोई सा जो वाई एक्सिस पे है और ये इक्यू डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने वहाँ पर निकाल लिए थे। तो मुझे ये पॉइंट है ना जो इसी की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा -4 और 7 था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए क्यू डैश जो है वो क्यू डैश जी, इन दोनों का डिस्टेंस तो बराबर होगा। तो दोनों में ही मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देती हूँ यहाँ पर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा रही हूँ यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले मैंने यहाँ से क्या किया, रूट को हटा दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी लगा रही हूँ a² प्लस का b² माइनस का 2ab। अगेन -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आइडेंटिटी लगा रही हूँ a² प्लस का b² माइनस का 2ab। जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो, ये इससे कट हो रहा है, कट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब 4 + 4 8 हो जाएगा, माइनस का 4y ऐसे ही है। 16 + 49 65 हो जाएगा, माइनस का 14y ऐसे ही है। ठीक है, अब माइनस का 4y प्लस का 14y हो गया, इज इक्वल्स टू 65 माइनस का 8 को इधर ले आई, तो ये हो गया आपके पास 10y इज इक्वल्स टू में 57। यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5.7। तो मुझे पॉइंट्स निकालने थे, तो क्यू डैश के निकालने थे। तो x तो 0 है और y कितना आ जाएगा, 5.7। ये मेरा आंसर। क्लियर है। पर इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको चॉइस में दे रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब यहाँ ट्रेपीजियम का एरिया भी पूछ रहे हैं, AFGH। पहले यहाँ देखते हैं कहाँ पर बन रहा है वो हमारा। तो AF ये दोनों हैं, ठीक है, एंड G और H ये रहा, ये देख लो ये बन रहा है पूरा, यही वाले की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यही लिख दूँ इसको, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में होता है आपके पास यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है और इनटू में आपके पास हाइट होता है। देखो पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, ट्रेपीजियम की ये 2 साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं और इसका एक ही पेयर पैरेलल होता है। तो GH और यहाँ पर AF जो है वो पैरेलल है, तो हाफ ऐसे ही रहने दिया। अब अगर हम GH इनके बीच का डिस्टेंस
तो ए एफ का इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो पता चल जाएगा। तो जी एच 1 2 3 3 यूनिट का डिस्टेंस है, और ए एफ 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट का डिस्टेंस है। हाइट क्या होती है ये, ठीक है। तो 2 यूनिट है, इंटू में 2 आ जाएगा, तो इस 2 को इस 2 से काट दिया, मेरा आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गया। ये थी आपके पास फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इस सेक्शन की, ठीक है। चलिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अगेन इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है। एक बार जल्दी से, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये, तो रीड कर लेते हैं यहाँ पर। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। तो यहाँ पर आपको एक ऑडिटोरियम दे रखा है, उसमें कह रहे हैं 1500 लोगों की यहाँ पर कैपेसिटी है बैठने की। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। कह रहा है ऐसे सर्कुलर में हमने क्या किया, सीट्स अरेंज कर रखे हैं, और हर बार 10-10 सीट्स ज़्यादा है पहले वाली से। तो इसका मतलब देख के पता चल गया, ये एपी का क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंस मुझे यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है इन अ फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट। तो लो, A1 भी मिल गया आपको, यहाँ पर 30 है। डी आपको यहाँ पर मिल गया है, कितना है, 10 है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो 10th रो में कितनी होगी, तो इसका मतलब आपसे वो सीधा सीधा A10 निकालने के लिए कह रहा है, तो वो हो जाएगा A प्लस का 9D। तो A का मतलब 30 प्लस का 9D का मतलब 10 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 30 प्लस का 90, तो कितना आ जाएगा 120। फर्स्ट पार्ट तो ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। अब 1500 सीट्स हैं ऑडिटोरियम में, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, कितनी रोज चाहिए होंगी। इसका मतलब मुझे इसमें n निकालना है। तो मुझे 1500 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये मुझे सम दे रखा है, क्योंकि ऑडिटोरियम में सबको आपने काउंट किया होगा, तभी तो पता चला होगा 1500 सीट है। तो सम मुझे दे रखा है और n मुझे फाइंड करना है। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट यहाँ करते हैं। तो अगर मैं अपना Sn का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है मेरे पास n/2, ब्रैकेट में होता है आपके पास 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ये आपको 1500 दे रखा है, यहाँ पर n आपको नहीं पता, ये तो फाइंड ही करना है। a आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था, फिर यहाँ पर n-1, और d आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दिया था। इस 2 को इधर ले गई तो 3000 हो गया। यहाँ पर n ब्रैकेट में, यहाँ पर 60 प्लस का 10 को अंदर इंटू कर दिया, तो 10n माइनस का 10 हो गया, ठीक है। देन 3000 इज इक्वल्स टू n, यहाँ पर आपके पास हो गया 50 प्लस का 10n। अब की बार में मैंने क्या किया, n को अंदर इंटू कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 50n प्लस का 10n स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दिया, तो 300 इज इक्वल्स टू में 5n प्लस का n स्क्वायर आ गया। मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, तो वो मैंने यहाँ बना ली है, वो ये रही, क्लियर है। अब मिडल टर्म स्प्लिट अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 2 नंबर कौन से लूँ, प्लस माइनस करके 5 आ जाए, 5n और मल्टीप्लाई करके माइनस का 300n स्क्वायर आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक प्लस का 20n ले लिया और एक माइनस का 15n ले लिया, और माइनस का 300 ही ऐसी है, क्लियर है। जहाँ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पेयरिंग की तो n यहाँ पर आ जाएगा n प्लस का 20, यहाँ से 15 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया n प्लस का 20, ठीक है। तो n प्लस 20 और n माइनस 20 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0। एक बार n प्लस 20 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार क्या किया मैंने, n माइनस 15 को 0 के इक्वल रख दिया। तो n मेरे पास यहाँ माइनस 20 आ गया, और n मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो फाइनली n मेरे पास कितना आ जाएगा, 15। तो क्या कह रहा था, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, तो 15 रोज नीड टू बी देयर, 15 रोज चाहिए होंगी 1500 सीट्स के लिए, ठीक है। अब इसके साथ फिर एक और क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम। अभी भी आप 1500 सीट्स ही लगा रहे हो ऑडिटोरियम में, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। आपने 10th रो तक तो सीट्स को लगा दिया है, अभी और लगानी है ना, क्योंकि टोटल आपको 15 रो चाहिए, तो 10th रो तक आपने सीट्स लगा दी। अब आपसे वो पूछ रहे हैं बताओ अभी कितनी सीट्स और बची हैं जो आपको लगानी है। तो पहले हम ये तो देखें कि हमने 10th रो तक नंबर ऑफ सीट्स लगाई कितनी है ना। तो इसका मतलब हमें 10th रो तक की निकालनी है, तो S10 निकालना पड़ेगा। तो वो होता है n/2, ब्रैकेट में 2 इंटू में a की वैल्यू प्लस n-1 d।
n-1 मतलब 10-1 9 और d की वैल्यू कितनी थी 10 थी आपके पास। इसको इससे कट किया 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 60 प्लस का 90, तो ये आपके पास हो गया 5 इंटू में 150, कितना आ गया 750। इसका मतलब 10th रो तक 750 सीट्स आपने लगा दी। तो अब कितनी सीट्स बची, तो सीट्स लेफ्ट टोटल कितनी सीट्स थी आपके पास 1500, 750 आप लगा चुके हो, तो बाकी की 750 आपको और लगानी है जो और रोज बची है उसमें। क्लियर है? चलिए अभी एक और क्वेश्चन है इस वाली केस स्टडी का, कह रहा है इफ देयर वर 17 रो इन द ऑडिटोरियम। अब कह रहा है कि जो रो है वो 17 हो गई हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। तो बीच की जो रो होगी बताओ उसमें कितनी सीट्स होंगी। पहली बात तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि बीच की रो होगी कौन सी, 17 रो है तो बीच की रो निकालनी पड़ेगी। तो देखो आपको यहाँ पर n जो है वो ऑड दे रखा है, आपने ये मीडियन में ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा कि ऑड होता है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, n+1/2, ठीक है, TH। तो n हो जाएगा 17 + 1/2, तो 18/2। इसका मतलब 9th रो होगी वो, जो बीच की रो होगी। अब वो मुझसे कह रहा था यहाँ पर हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर, उस रो में कितनी सीट है। तो 9th रो में कितनी सीट होंगी, A9 निकाल दो, A प्लस का 8D, तो A मुझे 30 पता है, प्लस का 8 इंटू में D मुझे 10 पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस यहाँ आ जाएगा 80। इसका मतलब जो मिडल रो है उसमें 110 सीट्स हैं। क्लियर है? तो ये था आपके पास सेकंड केस स्टडी इस सेक्शन की। एक लास्ट रह गई है, अगेन इसमें आपको एक फिगर दे रखी है यहाँ पर और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मुझे देख के ही पता चल रहा है ये चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडी है, क्योंकि इसमें ये रूट्स वगैरह मैंने देख लिए, हाइट देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जो ये बात कर रहा है ATC एग्जैक्टली क्या है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये आपको फिगर एक दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, चलो यहाँ पर रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये ऊपर का तो आपको सिर्फ ये समझा रखा है ATC के बारे में, यहाँ से रीड करते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ग्राउंड से बन रहा है, मान लो कि वो प्लेन मेरा यहाँ पर है, ग्राउंड से मेरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है A 60 डिग्री का, ये प्लेन है, इसको P नाम दे दिया है, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड आप आगे चले गए हो, ठीक है, ये आपको 30 सेकेंड गिवन है यहाँ पर। इट इज एब्जॉर्व डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब यहाँ से देखोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल मेरे को 30 दे रखा है। क्लियर है ना, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ। अब वो आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कांस्टेंट। तो जो यहाँ पर मेरी हाइट ऑफ द प्लेन थी, ये एंगल यहाँ नहीं है 30 डिग्री का, यहाँ आप सोचो यहाँ पर है, ये वाला एंगल है, ये छोटा सा जो अंदर एंगल बनना है ये को मैं अलग पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको वो दिख जाए। ये जो छोटा सा एंगल मैंने बनाया ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कह रहा है जो हाइट ऑफ द प्लेन थी, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया, वो आपकी सेम रही 30 सेकेंड के बाद भी, वो आपको दे रखी है 3000√3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर और नाम दे दूँ, इसको B और इसको C, तो आपको क्वेश्चन में PB और QC कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3000√3 मीटर। यूज द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेट्रिकली। ये तो हमने बना ही दिया, फर्स्ट पार्ट तो लो यहीं सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। इसको आप y मान लो, इसको आप x मान लो, अगर आगे आपको वैल्यूज निकालनी हुई तो। अब अगर हम अपना सेकेंड पार्ट देखें, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। लो सेकेंड पार्ट में उसने पूछ लिया कि डिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब 30 सेकेंड्स में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है BC, तो मुझको यही फाइंड करना है। अब ये BC फाइंड कैसे करूं, पहले मैं ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ अपना APB, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इन ट्राइंगल APB, इसमें मैंने अपना 1060 लगा दिया। आपको पता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर मेरे पास PB है, बेस मेरे पास AB है। 1060 होता है √3, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है 3000√3, AB को मैंने y मान रखा है, ये कट हो गया, y मेरे पास निकल गया यहाँ पर 3000 मीटर, ठीक है। पर मुझे सिर्फ BC चाहिए, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरे वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, बड़े वाला, इन ट्राइंगल AQC, इसमें भी मैं अपना 1030 लगा रही हूँ, तो वो भी मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो QC, अब बेस जो है वो मेरा AC होगा, 1030 होता है 1/√3, QC मेरा वही है हाइट, तो वो 3000√3 रहेगा, AC मेरे पास है x प्लस का y। अभी मैंने ऊपर y की वैल्यू निकाल ली है 3000,
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले मैंने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3000 इंटू में 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मैंने y की वैल्यू यहाँ पर अपनी 3000 निकाल ली थी, इज इक्वल्स टू में यहाँ आ गया 9000। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 6000 मीटर। तो मुझे क्या निकालना था इस पार्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड इज इक्वल्स टू में आप लिख देना 6000 मीटर। ये लो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाले का आ गया। ठीक है, इसके साथ फिर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, वो क्या आपको यहाँ पर दे रखा है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, जो ये हाइट है आप उसे कांस्टेंट ही रहने दो, ड्यूरिंग द अबव लाइट इट वाज एब्जॉर्ब्ड एट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड। टाइम चेंज कर दिया, पहले 30 सेकेंड्स था, अब टाइम आपके पास ये कर दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज्ड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, पहले ये 30 था, अब ये कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इसे हम दूसरे पेन से मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ, अब ये वाला जो 30 वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का हो गया है। ठीक है, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, ये एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। अब एंगल 45 से निकालनी है, अभी आपने 30 से निकाली थी, तो दोबारा यहीं पर ही आ जाओ, इन ट्राइंगल AQC में अब अपना 1045 लगा दो, तो वही डिस्टेंस अपॉन में बेस होगा ना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर QC है, बेस है AC, 1045 1 होता है, QC हाइट तो चेंज हुई नहीं, वही रहेगी। अब AC था मेरा x प्लस का y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 3000√3। ठीक है, x की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, y की वैल्यू अभी हमने पीछे ही निकाली थी, 3000 थी, तो ये आ जाएगा 3000√3। लो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल गई, 3000√3 माइनस का 3000। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 3000 को कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में आ गया √3 - 1 मीटर। तो ये था आपके पास और वाला जो सेकंड पार्ट है। तो आप देख रहे हो इसमें जो उन्होंने टाइम को चेंज किया, 15 ब्रैकेट में √3 - 1, उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखे हो उसमें सबका ही यूज़ हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। चलिए अभी एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन km/h। अब आपको स्पीड निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं कि जो आपको टाइम लेना है वो 30 सेकेंड वाला लेना है या 15√3 - 1 वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड वाला लेंगे, क्योंकि ये वाला सिर्फ इसी पार्ट के लिए दे रखा था टाइम। ठीक है, अब आपको स्पीड बतानी है, तो अगर हम थर्ड पार्ट यहाँ पर देखें तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मेरे पास कितना है, तो देखो 6000 मैंने अभी निकाला था, यहाँ पर ये रहा है ना, और टाइम मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पर 30, तो ये आ जाएगा 200, पर ये मीटर पर सेकेंड आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी मुझे मीटर में दे रखा था और टाइम मुझे सेकेंड में दे रखा था। अब अगर हमें इसे km/h में कन्वर्ट करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है 18/5, इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये km/h में निकल जाता है। ठीक है, तो इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 40, बस इंटू कर दो, तो 720 km/h, ये आपका आंसर। अब कई बच्चों को डाउट है मीटर पर सेकंड से km/h में ये 18/5 आया कैसे, है ना, तो इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सिर्फ यही कंसेप्ट समझा दूंगी आपको, तो आप वो वहाँ से चैनल पे से देख लेना ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी के साथ ये प्रैक्टिस पेपर जो हमारा ये वाला सेक्शन है, सेक्शन ई, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इस तीनों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन आपके, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया, तो ये तीनों अच्छे से करके जाइएगा आप। और भी जो चैप्टर की केस स्टडी है, कुछ केस स्टडीज चैप्टर के चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपकी क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।